चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है सबसे भारी उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के साथ नए कीर्तिमान गढ़ते इसरो पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं इसरो के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रमोद काले और वरिष्ठ पत्रकार पल्लव बागला। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में सफल यात्रा में एक ताजा उपलब्धि आज सुबह 8:55 पर हासिल हुई, जब आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने LVM-3M6 मिशन के तहत अपने सबसे भारी अंतरिक्ष यान LVM-3 के द्वारा अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का सफल प्रक्षेपण किया। आइए सुनते हैं इस प्रक्षेपण के रोमांच को अनुभव करने के लिए। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट सेपरेटेड, LVM-3M6 ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड, हैंडिंग ओवर टू मिशन डायरेक्टर। अभी रेंज निदेशक को आपने सुना। ब्लॉक 2 स्पेसक्राफ्ट इज सक्सेसफुली इंजेक्टेड इनटू द स्पेसिफाइड ऑर्बिट। LVM-3M6 मिशन इज सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड। इसके बारे में हमें जानकारी दी इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बताया। I am extremely happy to announce that LVM-3 Bahubali rocket M6 launch vehicle has successfully and precisely injected the Blue Bird Block 2 communication satellite in the intended orbit. This is the first dedicated commercial launch for a customer from USA, that is AST Space Mobile. This is our 104th launch from Sriharikota, also the 9th successful mission of LVM-3 launch vehicle, demonstrating its 100% reliability. As all of you may recall, we had the LVM-3 launch just last month, 2nd November 2025. This is also the first time we have a back-to-back mission of LVM-3 within just 52 days. It's a great achievement and a great target achieved as per the vision of our Honorable Prime Minister of India. From Indian soil using a Indian launcher. इसरो के अध्यक्ष ने हमें पूरी जानकारी दी कि किस तरह से ये लॉन्च हुआ और इसकी क्या क्या उपलब्धियां रहीं। इस रोमांचक विषय पर भारत के अंतरिक्ष में तेजी से बढ़ते कदमों और आगे की संभावनाओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रमोद काले, जो है इसरो के पूर्व वैज्ञानिक, और पल्लव बागला, जो वरिष्ठ साइंस जर्नलिस्ट हैं। प्रमोद जी, पल्लव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत चर्चा का विषय है कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार प्रमोद जी, आपसे शुरू करते हैं। आज सभी भारतवासियों का सर गर्व से ऊंचा हो गया है जो ये उपलब्धि हुई है, जो ताजा उपलब्धि इस लॉन्च की, LVM-3M6 मिशन जो लॉन्च हुआ है। आप हमें बताएं इस ताजा उपलब्धि का महत्व आप कैसे आंकते हैं? क्या इसका महत्व है हमारे महत्वपूर्ण और प्रबल जो हमारी भागीदारी है भारत की इसरो की पूरे विश्व के अंतरिक्ष इकोसिस्टम में, उसमें इसका क्या महत्व है, बताएं। एक तो ये जो प्रक्षेपण हुआ है ये बता देता है कि जो प्रयत्न हम कर रहे थे वो बहुत ही सफल हो रहे हैं, और ये जो LVM-3 जो है जिसका उपयोग गगनयान के लिए होना है, आज उसका 9वां प्रक्षेपण बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है। और ऐसे ही सक्सेस चाहिए हमें कि जिसे लेकर हम गगनयान का पूरी तरह से प्रक्षेपण कर सकेंगे। इसीलिए ये LVM-3 का जो लॉन्च है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आज उसने सबसे ज्यादा अभी तक का 6000 किलो से भी ज्यादा ऐसा उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा है, और वो भी अमेरिका के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई है आज। जी बिल्कुल, जैसा कि इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन जी ने कहा कि भारत से प्रक्षेपित किया गया यह अब तक का सबसे भारी उपग्रह है, और उपग्रह को सटीक रूप से उसके निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पल्लव जी, आप बताएं इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? भारत के जो अंतरिक्ष यात्रा है उसके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है आपके अनुसार? मैं इसको कई नजरियों से देखता हूं। एक तो कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ने अपना काम 100% सक्सेसफुली किया, प्रमोद जी ने आपको बताया। लेकिन इससे एक आयाम खोलता है भारत को कमर्शियल स्पेस मार्केट में एक सफल कदम रखने के लिए, क्योंकि ये एक अमेरिकी कमर्शियल स्पेस कंपनी के लिए लॉन्च हुआ था। दूसरा, मुझे ये भी दर्शाता है
कि भारत और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो अंतरिक्ष में बहुत दोस्ताना थे, फिर बीच में घट गए बहुत ज्यादा। जब पोखरण का एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद दोस्ताना संबंध टूटे और अब वापस वो दोस्ताना संबंध आ रहे हैं। इसी साल हमने देखा था कि एक वो नीसार मिशन हुआ था, भारत और इसरो का जॉइंट मिशन है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार का। और अब हमने देखा है कि एक अमेरिकी कमर्शियल कंपनी ने भारत के रॉकेट पे अपना एक इतना ही यूनिक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा। तो जी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत और दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी अमेरिका के बीच में एक कदम ताल हो रहा है, मुझे उससे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी, जैसा आपने निसार की बात की, वर्ष 2025 खत्म होने को है और अभी एक सप्ताह ही बचा है और इतनी बेहतरीन खबर आई है अंतरिक्ष क्षेत्र से। इस पूरे वर्ष को आप कैसे देखते हैं? जो उपलब्धियां रही इस वर्ष में स्पेस हमारे एक्सप्लोरेशन में, क्या क्या आप प्रमुख हमारी उपलब्धियां मानते हैं? ये साल जो है वो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के लिए बहुत कामयाबी से हुआ। शुरुआत की थी हमने पिछले साल के लास्ट डे पे स्पेडेक्स मिशन के लॉन्च से। उसके बाद हमने स्पेस डॉकिंग का एक्सपेरिमेंट जो था वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन था भारत के लिए और भारत चुनिंदा देश में बना जो कि अंतरिक्ष में डॉकिंग करने में कामयाब हुए। तो स्पेस डॉकिंग का एक्सपेरिमेंट हुआ, बहुत कामयाबी से हुआ। उसके बाद हमने नीसार का जो लॉन्च किया था, साझा रूप से अमेरिका और इंडिया का बनाया हुआ पहला सैटेलाइट। इससे महंगा दुनिया में आज तक कोई सिविलियन अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट नहीं बना था। 1.3 बिलियन डॉलर्स की इसकी कॉस्ट थी और भारत के GSLV Mark II से, जिसको कि अक्सर पहले नॉटी बॉय बोला जाता था, उससे इसका प्रक्षेपण हुआ। जी, उसके आगे हमने देखा कि भारत के अपने गगनयात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, एक्सियम 4 मिशन पे, जिसको कि अक्सर मैं मिशन आकाश गंगा बोलता हूं, और सक्सेसफुली हुआ। वो भी भारत और अमेरिका का साझा रूप का एक मिशन था। उसके बीच में हमने नेविगेशन सैटेलाइट छोड़े, हमने अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट छोड़े। कुछ फेलियर भी हुए बीच में, ऐसा नहीं है कि ये साल सारा ही हमारे लिए सक्सेसफुल था, कुछ फेलियर भी हुए। लेकिन पूरे साल को अगर देखा जाए तो इसमें सक्सेस बहुत ज्यादा हुए और एक से एक नायाब सक्सेस हुए। और आज जब एक अमेरिकी कमर्शियल कंपनी के लिए इतनी यूनिक और सटीक ऑर्बिट में सैटेलाइट उनका लॉन्च किया गया, सबसे भारी भरकम सैटेलाइट आज तक का जो भारत से छोड़ा गया, वो तो एक सोने पे सुहागा है। इसरो हमारी बहुत शानदार एजेंसी है और आने वाले टाइम में गगनयान की तैयारी चल रही है और उसकी बातचीत आगे करेंगे। तो आगे की जो संभावनाएं हैं वो भी बहुत ही एक्साइटिंग है। एक चीज है कि जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है उसको वर्तमान सरकार ने बहुत बूस्ट दिया है, बहुत समर्थन दिया है। 27 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में आधारित स्पेस टेक कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी की प्रशंसा की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा इस बारे में। आज देश स्पेस सेक्टर में एक अभूतपूर्व अवसर का साक्षी बन रहा है। आज भारत के स्पेस इकोसिस्टम में प्राइवेट सेक्टर बड़ी उड़ान भर रहा है। स्काई रूट का इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, इनोवेशन और सबसे बड़ी बात यूथ पावर का प्रतिबिंब है। हमारी युवा शक्ति की इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप आज नई बुलंदी छू रही है। प्रमोद काले जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है स्पेस सेक्टर में, इसको आप कितनी बड़ी क्रांति मानते हैं और ये हमारे स्पेस सेक्टर के आगे की ग्रोथ के लिए कितना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि प्राइवेट सेक्टर का ये जो अभी नया कैंपस उन्होंने चालू किया है, इसे मैं देख के एक सोचता हूँ कि अभी अगले साल प्राइवेट सेक्टर में बना हुआ PSLV भी लॉन्च हो जाएगा। उनकी जो भागीदारी है पहले से ही चालू है। मुझे लगता है कि 70 से 75% तक का जो काम होता है वो सब प्राइवेट सेक्टर में ही होता है, अपनी इंडस्ट्री में ही होता है। इसी के रूप से आगे जाकर पूरा जो रॉकेट है PSLV वो भी प्राइवेट सेक्टर में बन सकता है और बनेगा ही।
और उसका लॉन्च अगले साल होने वाला है। अगर ऐसी जो उपलब्धियां है वो जो चलती रहेगी तो इसरो के जो वैज्ञानिक है वो आगे जाकर और भी काम कर सकते हैं कि जो आज अपने रॉकेट बनाने में जो व्यस्त है वो इससे भी बड़े रॉकेट्स बना सकेंगे। जी, आगे जाकर हमें चंद्रयान 4 का भी जो ध्यान करेंगे तो ध्यान में आ जाएगा कि जो स्पेस डॉकिंग का जो एक्सपेरिमेंट किया स्पेडेक्स, उसकी जो सफलता मिली है उससे ये साबित हो सकता है कि चंद्रयान 4 के लिए अभी जो LVM-3 है उससे भी ज्यादा बड़ा सैटेलाइट जो लॉन्च करना है तो उसके लिए ये 2 ऐसे सैटेलाइट लॉन्च करके उनका डॉकिंग करके हम चंद्रयान 4 का भी सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर सकेंगे। जी बिल्कुल, आगे चलकर पूरी उम्मीद है कि हम एक ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम के लीडर बनेंगे। इसके बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आने वाले समय में भारत ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम में एक लीडर बनकर उभरेगा। मैं पवन कुमार चंद्रा और नागा भर डाका को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप दोनों नौजवान देश के अनेक यंग स्पेस एंटरप्रेन्योर्स, हर युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आप दोनों युवाओं ने खुद पर भरोसा किया, आप रिस्क उठाने में पीछे नहीं रहे और इसका परिणाम आज पूरा देश देख रहा है। देश आप पर गौरव कर रहा है, गर्व कर रहा है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा बहुत सीमित संसाधनों से शुरू हुई थी, लेकिन हमारी महत्वाकांक्षाएं कभी भी सीमित नहीं रही। भारत ने सिद्ध किया है कि सपनों की ऊंचाई संसाधन से नहीं, संकल्प से तय होती है। इसरो ने दशकों तक भारत की स्पेस यात्रा को नई उड़ान दी है। क्रेडिबिलिटी, कैपेसिटी और वैल्यू, हर प्रकार से भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है। पल्लव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह का एक तालमेल बैठाया जा रहा है, जो स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि वो आगे आएं और अपने जो भी सपने हैं उनके वो पूरे करें, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अपना पूरा योगदान दें, ये कितना एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। ये सरकार की जो अप्रोच है उसके आप क्या आगे चलकर आयाम देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने जो स्काई रूट एरोस्पेस का हैदराबाद में कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन किया था, वो एक ऐसी स्पेस एजेंसी है जो कि बहुत ही यंग लोगों को एम्प्लॉय करके पहली बारी उन्होंने एक रॉकेट दागा था श्रीहरिकोटा से और आने वाले साल में वो एक ऑर्बिटल लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह से 250 से 300 अलग अलग स्टार्टअप हैं जो कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की रिसर्च और डेवलपमेंट में लगे हैं अलग अलग आयाम में। एक तो हुआ स्काई रूट, दूसरा एक और चेन्नई का स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस, जो वो भी तैयार है अपने रॉकेट को ऑर्बिटल लॉन्च के भेजने के लिए। तो एक हैदराबाद की कंपनी, एक चेन्नई की कंपनी, ये तो बनी जो कि रॉकेट में कर रहे हैं। उसी तरह से पिक्सल एरोस्पेस कंपनी है बेंगलुरु की, उन्होंने अपने सैटेलाइट बनाए हैं और पहला भारत का प्राइवेट सेक्टर का कॉन्स्टिलेशन पिक्सल एरोस्पेस से आया है और आने वाले टाइम पे एक 12 सैटेलाइट का कॉन्स्टिलेशन और तैयार होगा जो कि पिक्सल एरोस्पेस लीड कर रहा है और भी कई स्टार्टअप मिलजुल के बना रहे हैं। तो भारत में इस वक्त जो हमारा प्राइवेट स्पेस का इकोसिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा गियर्ड अप है रिसर्च करने के लिए और डिलीवरी करने के लिए। कहीं ना कहीं इसरो की साझेदारी से ये सारा इकोसिस्टम आगे बढ़ रहा है और इसरो की साझेदारी नहीं हो तो शायद ये इकोसिस्टम फेल हो जाएगा। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यही वो साल है जिसमें प्रमोद जी ने जो कारनामे किए थे साइट एक्सपेरिमेंट के, उसकी भी हमें याद आई थी इसी साल में। और वो जिसने पहली बारी डायरेक्ट टू होम टेलीविजन का ब्रॉडकास्ट करने का काम किया था, वो हमारे साथ जो प्रमोद काले जी जुड़े हुए हैं, मैं उनका उसके लिए नमन करता हूं। और आज का जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है वो डायरेक्ट टू मोबाइल इंटरनेट, स्पेस बेस्ड इंटरनेट देने की तैयारी कर रहा है।
तो प्रमोद जी ने जो बहुत साल पहले किया था, अब वो हैंडसेट पे होने की तैयारी हो रही है। आपको बहुत बहुत नमन प्रमोद जी। प्रमोद जी, ये तो हमारा बहुत ही सौभाग्य है प्रमोद जी कि आप इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। ये जो डायरेक्ट टू मोबाइल की बात हो रही है, अंतरिक्ष में कहें कि ब्रॉडबैंड सिस्टम बनाने की बात हो रही है, जो हमें सुनने में आ रहा है कि उसमें ग्राउंड लेवल पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होगी। थोड़ा बताएं कि जमीनी क्या फायदे हैं इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के स्पेस में जाने से। अगर ये जो पूरी तरह से सक्सेसफुल होता है तो कहीं पे भी टावर्स ऐसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली सैटेलाइट से ये हो सकता है। मगर आगे जाके देखता है कि इसके लिए कीमत क्या होगी, ये महत्वपूर्ण होता है। इस तरीके का जो काम होता है, तो अभी आज जो हम देखते हैं स्टारलिंक सैटेलाइट से भी ऐसा कर सकते हैं, मगर उसके लिए जो स्टेशन लगता है वो बहुत ही महंगा स्टेशन होता है। उस दरमाहा जो पैसे भरने पड़ते हैं वो भी ज्यादा होते हैं स्टारलिंक के। अगर ये जो ब्लू बर्ड का जो आज का जो उन्होंने जो लॉन्च किया है, उसके उपयोग से डायरेक्टली कोई भी स्मार्टफोन पे जो सिग्नल जो मिल सकेगा, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। और ये कोविड के टाइम में हमने देखा था कि अपनी पूरी एजुकेशनल सिस्टम है उसको मोबाइल फोन का उपयोग से बहुत ही सपोर्ट मिला था। अगर आगे कुछ भी हो सकता है, उसी समय इस तरीके का जो उपग्रह होगा कि जो डायरेक्टली कोई भी स्मार्टफोन तक मोबाइल इंटरनेट पहुंचा सकेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाएगी। जी बिल्कुल। मैं इसमें एक बात ऐड कर दूं कि आज का जो प्रक्षेपण है ये आने वाले टाइम में स्पेस से डायरेक्ट मोबाइल पे इंटरनेट देने की ताकत रखता है, लेकिन अभी हमको भारत में ये सर्विस नहीं मिलेगी क्योंकि इसका लाइसेंस उनके पास नहीं है। दुनिया को जरूर मिल सकती है, भारत तैयार है। स्टारलिंक और एयरटेल, वनवेब, यूटेलसैट का जो सैटेलाइट स्पेस बेस्ड इंटरनेट है उसकी लाइसेंस देने की तैयारी चल रही है, लेकिन अभी एएसटी स्पेस मोबाइल के लाइसेंस की कोई चर्चा नहीं है। और वैसे भी इनको अभी करीब 3 दर्जन सैटेलाइट और छोड़ने हैं, तो उम्मीद करनी चाहिए कि भारत के पास एएसटी स्पेस के और भी सैटेलाइट आएंगे लॉन्च के लिए। लेकिन डायरेक्ट टू मोबाइल जो इंटरनेट सर्विस है उसके लिए अभी दिल्ली दूर है। जी, एक शुरुआत है। एक ये $multi billion इंडस्ट्री है जो स्पेस एप्लीकेशंस की, पल्लव जी, और इसरो ने अभी तक 434 सैटेलाइट्स 34 देशों के लिए लॉन्च किए हैं। ये हमारी जो स्पेस आउटरीच है, जो क्षमता है, उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। और क्या स्कोप और प्रोस्पेक्ट्स आप देखते हैं कमर्शियल स्पेस सर्विसेज के एक्सपोर्ट के भारत द्वारा फ्यूचर में? अभी तक जो हमारा रॉकेट है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 हो, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 2 हो, या स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो SSLV, ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर में बन रहे थे। अब इनकी साझेदारी जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दी गई है और उसको बनाने की जो क्षमता है वो प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर करी जा रही है। अगर हम इसको नंबर बढ़ा सकेंगे, अगर हम जैसे आज का सैटेलाइट का जो लॉन्च था, पिछला लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और आज के लॉन्च में केवल 52 दिन का टाइम लगा है। आमतौर पे 6 से 8 महीने का गैप लगता था। अगर हम ये टाइम रिड्यूस करके और लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और PSLV जल्दी जल्दी और ज्यादा बना पाएंगे तो दुनिया के लॉन्च व्हीकल मार्केट में हम बड़ा हिस्सा कैप्चर कर सकते हैं। तो उम्मीद ऐसी है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और प्राइवेट सेक्टर को उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारे लॉन्च रॉकेट जो हैं, रिपीट लॉन्चेस जो होने हैं, वो प्राइवेट सेक्टर करेगा। R&D और नया काम है, चंद्रयान 4, 5, वीनस मिशन, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, एक भारतीय को चांद पे पहुंचाने का काम, ये सब इसरो करेगा। तो उम्मीद करी जा सकती है कि हम कर पाएंगे। और ये भी नहीं, सैटेलाइट बनाना भी हमारे स्टार्टअप कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पैसा है वो डाउन स्ट्रीम काम में है और बहुत सारे हमारे स्टार्टअप जो हैं वो डाउन स्ट्रीम काम में लगे हैं। स्पेस से इंश्योरेंस कैसे किया जाए, क्रॉप बेस्ड इंश्योरेंस हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस हो, उस सब में जो लगे हैं वो वाले जो अपने स्टार्टअप हैं, मेरे को लगता है आगे आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा कमाई का जरिया उनके पास होगा।
तो पल्लव जी, जैसा आप कह रहे हैं कि बहुआयामी एप्लीकेशंस हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के, और विकसित भारत के जो एक जर्नी जो हम चाहते हैं कि तेजी से हम पहुंचे 2047 तक, विकसित भारत के लक्ष्य तक, उसमें क्या रोल है इंडिया की स्पेस और टेक्नोलॉजी सेक्टर का, उसके बारे में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। विकसित भारत की ये तेज रफ्तार यात्रा यूं ही चलती रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। और प्रधानमंत्री मोदी जी के दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प को कोई हिला नहीं सकता। आज एक ऐसा वक्त है जब सारा देश जश्न के माहौल में है। हर मां अपने बच्चे के लिए दुआ करती है कि वो बड़ा होकर के शुभांशु शुक्ला बने, और हर बच्चा ये ख्वाब देख रहा है कि मैं भी बड़ा होकर शुभांशु शुक्ला बनूं। आज दुनिया ने भारत की क्षमताओं के आगे सर झुकाया है। कुछ ही समय पहले ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत की अंतरिक्ष में क्षमताओं का प्रदर्शन धरती से आकाश तक देख करके सारे विश्व ने हिंदुस्तान का लोहा माना है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अंतरिक्ष विभाग और स्पेस टेक्नोलॉजी की जो भूमिका रही है, उस भूमिका को निभाने के हेतु जो टेक्नोलॉजी अपनाई गई, वो भी गत 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार के आने के बाद ऐसा हुआ। बहुत ही बुनियादी तौर पर भी ये टेक्नोलॉजी हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत अहम है, और उन्होंने शुभांशु शुक्ला जी का भी जिक्र किया, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट हैं, और पूरे जो युवा हमारा वर्ग है उसके लिए एक प्रेरणा है। उनके शब्दों में उनका अनुभव सुनते हैं। The Exim-4 mission was a mission to the International Space Station. So we were flying on top of the Falcon 9 vehicle in the Crew Dragon to the International Space Station for a period of 2 weeks, and thereafter coming back. The launch was from Cape Canaveral, Florida, and recovery was off the coast of San Diego in the Pacific Ocean. Crew Dragon is one of the 3 vehicles which can take humans to space as of now. And we were fortunate to have the training on the other one, the Soyuz, which goes from Russia, as well as Crew Dragon now. International Space Station, as you know, is an orbiting laboratory which has been there since 2000 and has been conducting cutting-edge science, marvel of human engineering and human collaboration. For the 2 weeks on the ISS, the work that we had, the job that we had was we had to perform the experiments that were conceived, developed and realized by the Indian researchers, and also to perform STEM demonstrations and just capture photographs and videography to bring it back to you. So that was the primary job while we were up on the station. प्रमोद जी, इस तरह की जब भारतीय नागरिक की उपलब्धि होती है तो सारे जो युवा हैं वो इस क्षेत्र की तरफ, चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, स्पेस हो, इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जी, बहुत ही अच्छी तरह से आकर्षित होते हैं। सब लोग सपने देखते हैं, मगर कितने लोगों के सपने साकार हो जाएंगे, तो उसके लिए हमें और भी ज्यादा प्रयत्न करने पड़ेंगे। अपना जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें भी ज्यादा आगे जाकर किस तरीके से हम युवा पीढ़ी को आगे ला सकेंगे, ये देखना होगा। अगर जो आगे जाकर इन्हें कुछ करना है तो आज से तैयारी करते हैं, तभी एक 10 साल के बाद कुछ हो सकता है इस तरीके के काम के लिए। तो इसीलिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी कि आगे जाके हमें जो भी कुछ करना है उसकी तैयारी हम आज से ही करें। जी बिल्कुल। और पल्लव जी, आप बताएं कि एक जो बात बार बार कही गई है, हमने भी अपने जो डिस्कशन है उसमें उसकी बात की है कि मैक्सिमम पेलोड सैटेलाइट लॉन्च करी हमने अपने भारत की धरती से, जो आज लॉन्च हुआ सुबह 6100 किलोग्राम। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि भारत का जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है वो बहुत ही वर्सेटाइल रॉकेट है। वो इंटरप्लैनेटरी मिशन भी कर सकता है, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, वो कमर्शियल लॉन्च भी कर सकता है। जैसे 36 वन वेब के सैटेलाइट छोड़े गए लो अर्थ ऑर्बिट में, और आज हमने देखा कि AST स्पेस मोबाइल का भारी भरकम 6100 किलोग्राम का, जिसका कि एक रडार एंटीना है जो बहुत ही बड़ा है, उसको भी सफल प्रक्षेपण किया लो अर्थ ऑर्बिट में। तो भारत का जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, जिसका नाम बाहुबली है, वो बहुत ही वर्सेटाइल है, बहुत जगह पे उसका डिप्लॉयमेंट हो सकता है, और आने वाले टाइम में उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, जो कि हमारे गगनयान में पहली बारी भारत के अपने गगन यात्री को श्रीहरिकोटा से, भारत के रॉकेट से, भारत की धरती से, भारत के रॉकेट पे अंतरिक्ष में भेजेगा।
और ऐसा हमारा उम्मीद है कि हम 2027 में इसको मुकाम दे पाएंगे और उसकी ओर काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। तो रॉकेट हमारा बहुत एलिगेंट, बहुत सिंपल और बहुत ही कामयाब है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। जी, और आप क्या कहना चाहेंगे प्रमोद काले जी, आगे के लिए आपको क्या आशाएं हैं हमारे स्पेस सेक्टर से आने वाले वर्ष में या अगले 5 वर्षों में, 10 वर्षों में आप किस तरह की उपलब्धियां भारत को हासिल करते हुए देख रहे हैं इस क्षेत्र में? अभी तो पहले गगनयान का जो प्रक्षेपण होगा उसके पहले 3 या 4 सबऑर्बिटल फ्लाइट्स भी करनी पड़ेगी। क्रू के सिवा ऐसे ही अपनी जो कैप्सूल है गगनयान की उसे भी ऑर्बिट में ले जाकर उसको वापस लाना होगा। ये सब जो प्रयोग है उसका उपयोग हम माइक्रोग्रेविटी के लिए भी कर सकते हैं। वो एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे और उसी से जो हमें ज्ञान मिलेगा उसका उपयोग हम आगे भी जाकर कर सकते हैं। ये करने के लिए जो भी कुछ LVM-3 जो है वो बहुत ही सक्षम लॉन्च व्हीकल है। पहला अपना SLV-3 जो था जो सिर्फ 40 किलोग्राम का उपग्रह ऊपर ले गया था, आज हम LVM-3 का उपयोग करके 6000 से भी ज्यादा किलोग्राम वजन का उपग्रह उसका प्रक्षेपण हुआ है। इसका जो नया जो रूप होगा कि जिसमें हम मीथेन का भी उपयोग कर सकेंगे, क्योंकि जो भी कुछ हम प्रोपेलेंट्स का उपयोग करते हैं उससे प्रदूषण भी बढ़ सकता है। तो इसे मीथेन का उपयोग करके हम आगे जाकर काम कर सके तो बहुत ही अच्छा होगा और उसी के लिए बहुत ही प्रयत्न चालू है। मेरे ख्याल से नए लॉन्च व्हीकल जब बनाने होंगे तो पुराने अपने जो लॉन्च व्हीकल है PSLV जैसे वो प्राइवेट सेक्टर में बन सकते हैं और बनाएंगे, ये मुझे पूरी तरह से खातरी है। और पल्लव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि टेलीकम्युनिकेशंस यानी कि डायरेक्ट टू मोबाइल के अलावा और कहाँ कौन कौन सी प्रमुख आप देख रहे हैं ऐसे सेक्टर्स हमारे इकोनॉमी के जिनको फायदा होगा जैसे जैसे हम स्पेस सेक्टर में और प्रगति करते जाएंगे? ऐसा कोई दिन नहीं जाता और ऐसा कोई भारतीय नहीं है जिसको कहीं ना कहीं रोज अंतरिक्ष विभाग कुछ ना कुछ फायदा नहीं देता हो। ATM से पैसा निकालना है तो आप इसरो से के सैटेलाइट से जुड़ेंगे, साइक्लोन फोरकास्टिंग होनी है, वेदर फोरकास्टिंग होनी है तो आप जुड़ेंगे कहीं ना कहीं इसरो के सैटेलाइट से। नाविक जो हमारा मैपिंग सिस्टम है, हमारा नेविगेशन सिस्टम है, जब वो पूरी तरह कामयाब हो जाएगा तो वो भी एक बहुत बड़ा कदम होगा भारत के लिए। लेकिन आने वाला टाइम जो है वो भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक रोड मैप बनाया है और इस साल एक चिंतन शिविर हुआ था जिसमें कि पूरा 2047 तक के रोड मैप की तैयारी की गई थी और प्रधानमंत्री ने खुद ही उसकी बातचीत की थी। उसमें है गगनयान प्रोग्राम जो 2027 में पहले गगनयात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा, फिर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसका पहला मॉड्यूल शायद 2028 में जाएगा और 2035 तक भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में बनाने की पूरी तैयारी में लगा है और उसके मॉड्यूल्स को मैंने खुद देखा है। उसके आगे 2040 तक पहला भारतीय चांद की सतह पे पहुंचेगा अपने रॉकेट पे, अपने कैप्सूल के द्वारा और वापस आएगा। तो रोड मैप जो है वो बहुत लंबा पूरा तय किया गया है और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी उसके काम करने के लिए वो सारी प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल्स के लिए तत्परता से लगी है और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी आने वाले टाइम में भारत को और भी गौरवान्वित करेगी। पल्लव बागला जी, प्रमोद काले जी, समय निकालने के लिए और अंतरिक्ष क्षेत्र की मौजूदा उपलब्धियों और आने वाले समय में उत्साहजनक संभावनाओं पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सबसे भारी उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के साथ नई कीर्तिमान गढ़ते इसरो पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे इसरो के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रमोद काले और वरिष्ठ पत्रकार पल्लव बागला। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। चर्चा का विषय है